हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि मैं आपको पूरी इकोनॉमिक्स करा रहा हूँ एट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, और लेक्चर बाय लेक्चर ये कराई जाएगी, जिसके ऑलरेडी 7 लेक्चर आ चुके हैं। आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन में एक इकोनॉमी का फोल्डर है जिसमें ऑलरेडी मैं 7 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब ये कौन सी टर्मिनोलॉजी? जैसे आपने कई बार सुना होगा इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक रिकवरी और बूम। ये कई सारी टर्मिनोलॉजी आपने कई बार सुनी होगी, बट आपको कभी कभी फील होता होगा ये सारी टर्मिनोलॉजी के फीचर एक जैसे हैं, या फिर फेज बाई फेज इसको यूज़ करा जाता है। डिफरेंट फेज में डिफरेंट वर्ड यूज़ करा जाएगा, डिफरेंट फेज में डिफरेंट वर्ड यूज़ करा जाएगा। बट मैं आपको बताना चाहूँगा ये टर्मिनोलॉजी सेम नहीं है, इनमें कुछ माइनर से डिफरेंस हैं। वो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो डिफरेंस कौन कौन से हैं। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले उन टर्मिनोलॉजी को समझने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये इकोनॉमिक में टर्मिनोलॉजी क्या है। पहले इकोनॉमिक ग्रोथ समझनी पड़ेगी हमें। क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ? तभी हमें समझ में आएगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है जब देश की नेशनल इनकम एनहांस होती है। क्या होती है? नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। समझे मेरी बात को? जब किसी भी देश की नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरी बात, उसकी जीडीपी इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसका इंक्रीज हो जाए, जीडीपी इंक्रीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। और जैसे कि आप जानते हो कि इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन दिस वर्ल्ड, और कई एस्टिमेशन लगाए जा रहे हैं कि 2025 में इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। और आने वाले समय में 2030 में वी कैन से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। क्लियर? ये बोला गया है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर इकोनॉमिक ग्रोथ तो समझ में आ गया, अब दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या है दोस्तों? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे आप जानते हो कि हर कंट्री में सिटीजन रहते हैं। जब सिटीजन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है? किसी भी कंट्री के सिटीजन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज होगा? तो जैसे आप जानते हो किसी पर्सन की एजुकेशन एनहांस हो गई तो डेफिनेटली उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एनहांस हो जाएगा। उसकी हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट है। देन आफ्टर शेल्टर, न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड, जैसे क्लॉथ, ब्रांडेड क्लॉथ पहनना, दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर किसी भी कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है सिटीजनों का, दैट इज कॉल्ड अ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं इंट्रोडक्शन में कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर? समझ गए इतनी बात को? अब क्या है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? कैसे बढ़ेगा? जब लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड किस चीज की? कंजम्पशन ऑफ दी गुड्स एंड सर्विसेज। किस चीज का? कंजम्पशन ऑफ दी रेगुलर बेसिक नीड। क्लियर? जो प्रोडक्ट की अगर डिमांड बढ़ जाती है कंट्री में, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिटीजनों की जब डिमांड बढ़ जाएगी, और मानिए अगर डिमांड और सप्लाई बराबर लेवल पर चल रहे हैं, व्हाट आई मीन्स कि डिमांड और सप्लाई बराबर लेवल पर चल रहे हैं, तो इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ करेगी। और अगर इन दोनों का बिल्कुल भी मिसमैच हुआ, क्या हुआ? इन दोनों का डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन में आएगी। क्या आएगी? इकोनॉमिक डिप्रेशन में आएगी, रिसेशन में आएगी, रिकवरी है, या फिर कुछ भी टर्मिनोलॉजी अपन डबल डिप रिकवरी वो अपन आगे समझेंगे। तो क्या है कि आपको समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि डिमांड और सप्लाई का मिसमैच पूरा खेल है। ये पूरी इकोनॉमी है ना, ये पूरी इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड है। अगर डिमांड और सप्लाई का आपको पूरा फंडा समझ में आ गया तो आपको पूरी इकोनॉमी समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स है ना ये पूरी इंटरलेटेड है एक दूसरे से।
और इसको समझने के लिए आपको डिमांड सप्लाई समझना पड़ेगा कि क्या है डिमांड, क्या है सप्लाई। अगर दोनों के बीच में मिसमैच हो गया तो पूरा मामला बिगड़ जाएगा। क्लियर? तो चलते अपन समझते हैं इसको। देखो, सबसे पहले अपन जानेंगे इकोनॉमिक डिप्रेशन। क्या है इकोनॉमिक डिप्रेशन? जैसे कि आप जानते हो कि 1929 में सबसे पहले इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। जैसे आप जानते हो कि 1929 में सबसे पहले इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले एक इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ, जिसको अपन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, एडम स्मिथ। इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था मार्केट इकोनॉमी का। क्या कंसेप्ट दिया था? मार्केट इकोनॉमी का कंसेप्ट दिया था। समझे मेरी बात को? ये मार्केट इकोनॉमी कंसेप्ट देने के साथ इन्होंने बोला था कि अगर कोई भी कंट्री मार्केट इकोनॉमी एडॉप्ट कर लेती है तो वो डिपेंड पूरी हो जाए, डिमांड और सप्लाई पूरी मार्केट पर बेस हो जाए। वी कैन से गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। अब ये कैसे आया 1929 में? क्या हुआ कि जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट इन्वेस्टरों को छोड़ दिया कि आप आराम से जो जितना प्रोडक्शन करना है, सप्लाई करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। क्लियर? अब क्या किया, कई सारे प्राइवेट कंपनियों ने इतना प्रोडक्शन कर लिया, इतना हायर लेवल का प्रोडक्शन कर लिया, उतनी डिमांड नहीं थी, सप्लाई इतनी बढ़ा दी उन्होंने। अब डिमांड नहीं थी तो 1929 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया और स्टेट का इंटरवेंशन था ही नहीं इसके अंदर मार्केट इकोनॉमी में। तो क्या हुआ, एक इकोनॉमिस्ट आए 1929 में जिनका नाम था कीन्स। कौन आए? कीन्स। कीन्स ने बोला कि स्टेट का इंटरवेंशन जरूरी है, स्टेट का इंटरवेंशन जरूरी है इन द इकोनॉमिक। अगर इकोनॉमिक रिसेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन आता है और अगर स्टेट का इंटरवेंशन होगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे इकोनॉमी रिकवरी कर सकती है। और वो मैं आपको समझाऊंगा कि डिप्रेशन, रिकवरी, रिसेशन क्या फीचर है इनके, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और वो आगे समझाऊंगा आपको। ठीक है, अभी समझते हैं हम डिप्रेशन के क्या क्या फीचर होंगे। क्योंकि क्या है कि मैंने आपको क्या बताया, इकोनॉमिक डिप्रेशन कब आया था? 1929 में। और 1929 में क्या हुआ था कि डिमांड बहुत लो हो गई थी और सप्लाई बहुत हाई हो गई थी, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां थी उन्होंने प्रोडक्शन इतना कर लिया कि उनको डिमांड ही नहीं थी मार्केट में। तो सबसे पहला फीचर क्या होगा डिप्रेशन का कि जब डिमांड रिड्यूस हो जाती है। क्या हो जाता है? जब डिमांड रिड्यूस हो जाती है इकोनॉमी में, डिमांड इतनी लेवल की रिड्यूस हो जाए कि सप्लाई बिल्कुल ना हो। वी कैन से, जैसे मानिए पहले 100 प्रोडक्ट की डिमांड थी, कोई भी प्रोडक्ट है उसके 100 प्रोडक्ट की डिमांड थी, उसकी एकदम 1 डिमांड हो गई तो उसकी डिमांड रिड्यूस हो गई। डिमांड रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली उसका इन्फ्लेशन भी रिड्यूस होगा। क्या होगा? डिमांड अगर रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई पर ही पूरा डिपेंड करता है इन्फ्लेशन। आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लो तो आप पूरा समझ जाओगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है। अगर डिमांड हाई होगी तो इन्फ्लेशन हाई होगा, अगर डिमांड हाई होगी और उतनी सप्लाई नहीं होगी तो इन्फ्लेशन हाई होगा, और अगर डिमांड लो होगी और सप्लाई हाई होगी तो इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगा। क्या है दूसरा फीचर इसका? कि इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाता है। क्लियर? तीसरा क्या है? एम्प्लॉयमेंट। अब देखो क्या होगा कि जब डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में तो फिर कंपनी एम्प्लॉय क्यों रखेगी, रिक्रूट क्यों करेगी? क्योंकि कंपनी को सर्वाइव करने के लिए, फ्यूचर सर्वाइवर के लिए क्या चाहिए कि उसको प्रोडक्शन करने के लिए, वीकेंड से प्रोडक्शन करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए रहते हैं। अगर जब प्रोडक्शन ही नहीं करना उसको, वो क्यों सैलरी देगी? उसको फ्यूचर के लिए सर्वाइव करने के लिए एम्प्लॉयमेंट को कट ऑफ करना पड़ेगा। तो इससे क्या है तीसरा फीचर? डिप्रेशन में एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाता है। दैट इज अ थर्ड फीचर ऑफ द इकोनॉमिक डिप्रेशन। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। समझ में आ गया मेरी बात को कि एम्प्लॉयमेंट कैसे रिड्यूस होगा? जब मानिए किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है। जैसे मानिए आपने कोई कंपनी खोली और आपका एक टाइम ऐसा था कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड इतनी थी कि आपको उसकी प्राइस एनहांस करनी पड़ी प्रोडक्ट की। क्लियर? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन करें डिमांड और सप्लाई में, आपको उसके प्रोडक्ट प्राइस एनहांस करनी पड़ी। अब प्राइस एनहांस करते एक समय ऐसा आया कि कोई नया प्रोडक्ट आ गया और वो जो आपकी मार्केट थी वो नए प्रोडक्ट पर चली गई और आपके मार्केट की डिमांड, जो प्रोडक्ट की डिमांड है, वो बड़ी रिड्यूस हो गई। अब क्या करोगे आप? या तो आप उसकी प्राइस रिड्यूस करोगे अपने प्रोडक्ट की,
और प्राइस रिड्यूस करने के साथ आगे के लिए सर्वाइव करने के लिए आपके कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको बोलोगे कि आप रिजाइन कर दो, हम आपको सैलरी अभी नहीं दे सकते क्योंकि हमारी कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है मार्केट में। तो तीसरा क्या होता है डिप्रेशन में, एम्प्लॉयमेंट इतना रिड्यूस हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। पहला क्या बताया मैंने कि डिमांड लो होती है, क्लियर। तीसरा बताया कि इन्फ्लेशन भी लो हो जाता है। तीसरा बताया एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। और फोर्थ है टू कीप द बिजनेस गोइंग, प्रोडक्शन हाउस गो फॉर फोर्स लेबर कट ऑफ। वही चीज है, क्या होता है मैंने बताया ना, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा तो क्या है, जो कंपनियां होती हैं फ्यूचर के लिए सर्वाइव करने के लिए वो अपने एम्प्लॉय से बोलती हैं आप रिजाइन कर दो क्योंकि हम पे आपको सैलरी देने के लिए नहीं है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड नहीं है और हमारा इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक डिप्रेशन। समझ गए, ये पूरी बात समझ में आ गई, चलते हैं बनाएंगे। नेक्स्ट है रिकवरी। अब देखो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया या इकोनॉमिक रिसेशन आ गया तो हम इसकी रिकवरी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसकी रिकवरी कैसे करेगी गवर्नमेंट। तो सबसे पहला क्या करेगी, मार्केट में डिमांड बढ़ाएगी, मार्केट में डिमांड बढ़ाएगी। अब मार्केट में डिमांड कैसे बढ़ाएगी, डिमांड ऐसे बढ़ेगी जब लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगा, परचेजिंग पावर कैपेसिटी मार्केट में बढ़ जाएगी तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी परचेजिंग पावर कैपेसिटी, मानिए किसी भी इनकम मिल रही है, किसी को सैलरी मिल रही है, अब वो क्या करता है, डायरेक्ट टैक्स पे करता है, इनकम टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स में कट ऑफ कर दे, इनकम टैक्स में कट ऑफ कर दे तो उसकी जो डिस्पोजल इनकम होगी, क्या होगी, डिस्पोजल इनकम होगी, वो एनहांस हो जाएगी और उसकी परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। समझे मेरी बात को, डिमांड ऐसे बढ़ाएगी। दूसरा कैसे बढ़ाएगी डिमांड, जब मार्केट में गवर्नमेंट सप्लाई बढ़ा दे, वी कैन से मनी सप्लाई बढ़ा दे, लिक्विडिटी बढ़ा दे, तो डेफिनेटली लोगों को पैसा आ जाएगा, लोगों को पैसा आ जाएगा तो परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी लोगों को खरीदने की। तो दूसरा कंडीशन क्या है कि वो क्या करे कि मनी सप्लाई बढ़ा दे या फिर मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करे, रेपो रेट, बैंक रेट इनको कम कर दे। इनसे क्या होगा कि बैंकों के पास पैसा होगा, बैंक ज्यादा लोन दे पाएगी। तो ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट रिकवरी का। समझ में आ गया, नेक्स्ट समझते हैं। देन प्रोडक्शन प्रोसेस एक्सपांड एंड न्यू इन्वेस्टमेंट बिकम अट्रैक्टिव। क्या करेंगे दूसरे पॉइंट में कि जो प्रोडक्शन लेवल है, वी कैन से कंपनी का प्रोडक्शन लेवल है, क्योंकि क्या है डिमांड बड़ी कम हो गई है और कंपनी ने प्रोडक्शन लेवल भी कम कर दिया है। अब क्या है, गवर्नमेंट ने क्या करा, डिमांड बढ़ा दी, गवर्नमेंट ने क्या बढ़ा दी, लोगों की डिमांड बढ़वा दी। कैसे, बाई एनहांसिंग द लिक्विडिटी और द मनी सप्लाई इन द मार्केट, जिससे क्या हो, लोगों की परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई। फिर उसके बाद गवर्नमेंट एफर्ट लगाया, कंपनी से बोला कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्या करो, प्रोडक्शन बढ़ाओ अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का, जिससे मार्केट में प्राइस बढ़ गई है आपके प्रोडक्ट की, वीकेंड से परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ गई है और इससे आप प्रोडक्शन भी बढ़ा लो तो आपका बिल्कुल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा कंडीशन। समझे मेरी बात को। तीसरा क्या है, डिमांड गोज अपवर्ड, इन्फ्लेशन ऑल्सो मूव अपवर्ड मेकिंग बोरोइंग चीपर फॉर इन्वेस्टर। देखो क्या है कि आप जानते हो क्या होगा जब डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी और ऐसा तो नहीं है, एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि डिमांड इतनी हाई हो जाएगी, सप्लाई बिल्कुल लो हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और क्या होगा, उससे इन्फ्लेशन एनहांस होगा। क्या होगा दोस्तों, उससे इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। और मैंने आपको इन्फ्लेशन के लेक्चर में बताया था कि जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो जो लेंडर होता है उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और जो बोरोवर होता है उसको बेनिफिट मिलता है। आप मेरा इन्फ्लेशन का वीडियो देखो तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो लेंडर होगा, बैंक जो लोन दे रहा है, क्योंकि वो लोन दे रहा है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर, और जो जब वो पटाएगा वीकेंड से प्रिंसिपल जब बाद में देगा बोरोवर उसका, वीकेंड से जब रीपे करेगा तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी, उसकी इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। तो क्या होता है, इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो लेंडर को लोन देने में दिक्कत होती है। क्या होती है, लेंडर को लोन देने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन आई हुआ है, उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। और बेनिफिट किसको मिलता है, वीकेंड से बोरोवर को बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उनको लोन सस्ता मिलता है। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मार्केट में मनी बढ़ेगी, बोरोवर को चीपर हो जाएगा, वो ज्यादा मनी ले पाएंगे। समझ में आया मेरी बात को। प्रोडक्शन बढ़ेगा और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कह रही है कंपनी से, गवर्नमेंट कह रही है कि आप प्रोडक्शन बढ़ाओ, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो कंपनी है उनको लेबर चाहिए,
एम्प्लॉयमेंट चाहिए, स्किल्ड फोर्स चाहिए, वी कैन से इंटेलिजेंट लोग चाहिए, वर्सेटाइल लोग चाहिए, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। रिकवरी समझ में आ गई आपको, मैंने दो चीज बता दी, डिप्रेशन और रिकवरी। समझ में आ गया मेरी बात को, चलते अपन आगे। अब समझेंगे हम बूम। बूम जानते हो, हायर लेवल, जब बूम बोलते हो, बूम एकदम बूम हो गया, या किसी चीज की प्राइस एकदम बढ़ गई, आप बोलते हो ना बूम। तो क्या है बूम, क्या होता है, जब इकोनॉमी हायर लेवल की इकोनॉमी हो जाए, देश की इतनी इकोनॉमी बढ़ जाए। अब इसके हम फीचर समझेंगे कि इकोनॉमी में क्या क्या फीचर होंगे बूम के अंदर, इकोनॉमिक बूम के अंदर। देखो सबसे पहले क्या होगा, एक्सीलेटेड और प्रोलॉन्ग इंक्रीज द डिमांड। इसमें डिमांड इतनी बढ़ जाती है बूम के अंदर, क्योंकि लोगों पर पैसा आ जाता है, लोगों पर मनी आ जाएगी, उनकी परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बूम के अंदर क्या होता है कि लोगों की परचेसिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड इतने हायर लेवल की हो जाती है कि वो सप्लाई को, एक समय पर सप्लाई को भी एक्सीड कर देती है, और उससे क्या होता है, वीकेंड से इन्फ्लेशन होता है। समझते हैं अपन, देखो क्या होगा, डिमांड एक लेवल पे आ जाएगी जो कि सस्टेनेबल आउटपुट प्रोडक्शन लेवल को भी सक्सीड कर देगी, एक्सीड कर देगी। समझे? तो क्या इसमें बूम में क्या होगा, डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि सप्लाई को मैच नहीं कर पाएगी, क्योंकि सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, डिमांड इस लेवल की हो गई। और अगर डिमांड बढ़ गई और सप्लाई नहीं हुई, सप्लाई मिसमैच नहीं कर पाई, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन करने के लिए और सप्लाई कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई है, अब ये मेरा मार्केट जो है वो कहीं नहीं जाएगा, मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ गई। जैसे आपने देखा होगा, कोई भी एग्जांपल ले लो, लाइफ बॉय का साबुन ले लो एग्जांपल, वैसे हालांकि वो नहीं चल रहा है, लक्स का ले लो। लक्स एक सोप आता है, और लक्स की आप जानते हो डिमांड बहुत है, लक्स के सोप की डिमांड बहुत है मार्केट में, और लक्स वाले को पता है कि अगर मैं इसको 10 रुपए का सोप है, इसको 11 का भी करूंगा तो भी मुझे लोग बाग खरीदेंगे, लक्स के सोप को खरीदेंगे। तो प्राइस एनहांस हुई, इन्फ्लेशन बढ़ा। समझ में आया मेरी बात को, छोटे लेवल समझाया है, क्लियर? तो क्या है, डिमांड और सप्लाई मिसमैच हो जाता है। और दूसरी बात, डिमांड सप्लाई दिखने लगती है कि लैक है, मिसमैच है, और मार्केट फोर्स मिसमैच, इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ये भी है। और इससे क्या होता है, इकोनॉमी जो है सेविंग कम होती है। सेविंग कम कैसे होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा लोगों का। क्या होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ जाएगा, मैंने बोला ना, लोगों के पास जब पैसा आ जाता है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ जाता है। जो आप ध्यान रखना, ये रियल, आपको रियल लाइफ की बात बता रहा हूं कि अगर किसी भी पर्सन के पास पैसा आ जाएगा तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप बढ़ जाएगा, उसका बात करने का तरीका, उसका पहनने का तरीका, उसका पढ़ने का तरीका, ये पैसा ही सब मैटर करता है। तो क्या है, जब बूम होगा तो बूम के अंदर लोगों पर पैसा आएगा, लोगों में पैसा आएगा तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड सप्लाई में मिसमैच होगा, उससे बढ़ेगा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, सेविंग कम होगी लोगों की। सेविंग कम होगी, क्यों कम है, क्योंकि लोगों में पैसा बहुत है, वो खर्च करना पसंद कर रहे हैं, ना कि सेव करना। समझ में आया बूम का? आपको मैंने 3 टर्मिनोलॉजी बता दी। पहली कौन सी बताई, पहले बताई मैंने आपको डिप्रेशन, क्लियर? दूसरी क्या बताई मैंने आपको, बूम। तीसरी क्या बताई, रिकवरी। अब फोर्थ समझते हैं। फोर्थ है रिसेशन। अब रिसेशन क्या होता है, देखो सबसे बड़ी बात क्या है, रिसेशन। सर हमने डिप्रेशन सुना है, रिसेशन सुना है, बट हमें कभी डिफरेंस नहीं पता कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिसेशन और डिप्रेशन, क्योंकि हमें तो सेम लगता है। हम कभी कभी रिसेशन को भी डिप्रेशन की जगह यूज कर लेते हैं और डिप्रेशन की जगह रिसेशन को यूज कर लेते हैं, बट ये गलत है। जैसे क्या होता है, एक फादर है, उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे, क्लियर? एग्जांपल लीजिए, तो जो फादर है ना, ये डिप्रेशन है, क्या है, ये डिप्रेशन है, और जो बच्चे हैं ना, ये रिसेशन है। रिसेशन को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, बट डिप्रेशन को कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट है। समझे मेरी बात को? डिप्रेशन को कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट है, बट रिसेशन कंट्रोल हो जाता है। तो रिसेशन क्या बोल सकते हैं, रिसेशन एक छोटा पार्ट है डिप्रेशन का, मतलब हाथों फीचर दोनों में सेम है, बट इतने हायर लेवल का नहीं है जितना हायर लेवल का डिप्रेशन है। डिप्रेशन और रिसेशन दोनों एक चीज है। जैसे अभी श्रीलंका में रिसेशन चल रहा है, डिप्रेशन नहीं आया।
श्रीलंका में रिसेशन चल रहा है तो वो कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, जो अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं अनुराग कुमार दस ने आके ये पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि श्रीलंका का रिसेशन खत्म हो जाए। अब रिसेशन को तो कंट्रोल कर सकती है, अगर गवर्नमेंट कुछ भी इंटरवीन नहीं करती है रिसेशन के अंदर, गवर्नमेंट कोई एफर्ट नहीं लगाती है इसको कंट्रोल करने में, तो ये बड़े लेवल का बन जाएगा डिप्रेशन। क्या बन जाएगा? डिप्रेशन। समझ में आया? डिप्रेशन और रिसेशन में क्या डिफरेंस है? जो कि हायर लेवल और लोअर लेवल का डिफरेंस है। रिसेशन और डिप्रेशन का एक ही फीचर है, बट क्या है, रिसेशन छोटे लेवल का है और डिप्रेशन बड़े लेवल का है। समझ में आया मेरी बात को? तो समझते हैं, वही डिमांड फॉल हो जाती है जैसे डिप्रेशन में बताया, और क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है। क्लियर? देन आफ्टर इन्फ्लेशन रिमेन लोअर, क्योंकि डिमांड कम रहेगी तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। समझे मेरी बात को? डिमांड कम रहेगी तो इन्फ्लेशन भी कम होगा, और इसका मतलब क्या है कि आपकी इकोनॉमी डाउन होते जा रही है। क्लियर? एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल, क्या है, जब डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में तो एम्प्लॉयमेंट भी फॉल हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। क्लियर? याद है आपको इन्फ्लेशन, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ो, प्रीवियस लेक्चर देखो इन्फ्लेशन का, कि इन्फ्लेशन बढ़ता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। समझ में आया मेरी बात को? इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है मतलब क्या है कि उसकी प्राइस बढ़ेगी प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी उसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, फिर कंपनी प्रोडक्ट भी करे, प्रोडक्शन आएगी, और प्रोडक्शन बढ़ाएगी तो उसको लेबर की ज़रूरत है, तो वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा लोगों को देगी। समझे मेरी बात को? तो इन्फ्लेशन रिड्यूस होता है तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होता है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। बताया था मैंने आपको इन्फ्लेशन का, देखिए आप वीडियो से मैंने आपको क्लियर किया है ये बात। तो क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगा, इंडस्ट्री रिजॉर्ट टू प्राइस कट टू सस्टेन देयर बिजनेस। क्या है, अब किसी कंपनी को सर्वाइव भी करना है तो सर्वाइव करने के लिए वो क्या करती है, अपने प्रोडक्ट की प्राइस रिड्यूस कर देती है, क्योंकि मार्केट में उसके प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है। अब डिमांड बढ़ाने के लिए वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को रिड्यूस कर देगी। क्या कर देगी? अपने प्रोडक्ट की प्राइस को रिड्यूस कर देगी, जिससे उसके प्रोडक्ट की प्राइस वी कैन से डिमांड बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? डिमांड बढ़ जाए। समझे मेरी बात को? जैसे आपने देख रहे हो लक्स का सोप है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10 रुपए का सोप आ रहा है लक्स का, और लक्स की डिमांड बढ़ते जा रही है, तो क्या करेगी लक्स की कंपनी, अपने सोप की प्राइस बढ़ा देगी 1 रुपये, 11 रुपये। अब लक्स वाला सोप है, मानिए उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में डिमांड नहीं है, तो क्या करेगी, उसकी डिमांड बढ़ाने के लिए लक्स कंपनी क्या करेगी, लक्स कंपनी 10 रुपये का सोप है उसको 8 रुपये कर देगी, तो लोगों को सस्ता लगेगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो समझ में आया पूरी बात को? ये पूरा इकोनॉमी डिमांड सप्लाई पर डिपेंड है। जिसको डिमांड सप्लाई का मामला समझ में आ गया वो पूरी इकोनॉमी समझ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? पूरी इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड है, तो ये पूरी रिसेशन है। तो ये क्या है, छोटा लेवल है डिप्रेशन का, और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गवर्नमेंट ने तो डेफिनेटली डिप्रेशन होगा। क्या होगा? डिप्रेशन होगा। चलते अपन आगे। नेक्स्ट, ग्रोथ रिसेशन। देखो क्या होता है कि आपने इंडिया में कई बार सुना होगा, एक टर्मिनोलॉजी बड़ी यूज करी जाती है, क्या? जॉबलेस ग्रोथ। क्या इंडिया की बोली जाती है कि जॉबलेस ग्रोथ है। वी कैन से इंडिया की ग्रोथ तो हो रही है बट वो जॉबलेस है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट आप जानते हो कितना हायर लेवल का है। क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट हायर लेवल का है, जॉबलेस ग्रोथ है इंडिया के अंदर। हम बोलते तो हैं इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। क्या है? इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी जॉबलेस ग्रोथ है। क्या है? जॉबलेस ग्रोथ है। हमारे यहाँ पर रोजगार नहीं है, बड़ा ही कम रोजगार है। क्लियर? तो समझे मेरी बात को? ग्रोथ रिसेशन क्या होता है, जब किसी भी कंट्री की ग्रोथ होती है बट वो जॉबलेस होती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिसेशन। ग्रोथ रिसेशन क्या है? ग्रोथ रिसेशन क्या है, जब किसी भी कंट्री की ग्रोथ होती है बट वो जॉबलेस होती है, दैट इज कॉल्ड अ ग्रोथ रिसेशन। समझते हैं क्या है? इकोनॉमी ग्रोइंग सच अ स्लो पेस, मतलब इकोनॉमी ऐसे स्लो पेस में घूमती है, वीकेंड से बढ़ती है, दैट मोर जॉब आर बीइंग लॉस्ट, मतलब ज्यादातर जॉब लॉस होती जाती है। क्या होती जाती है? लॉस जॉब होती जाती है। देन आर बीइंग एडेड,
एडेड होने की जगह रेदर देन एडेड जॉब लॉस्ट होती जाती है। कंपनी इस लेवल की ग्रोथ करती है जब कंट्री में कई सारे लोगों की जॉब जाती है, ना कि ऐड होती है। तो वो क्या कहलाती है? ग्रोथ रिसेशन कहलाती है। और हम दूसरे टर्म में जो बोल सकते हैं, जॉबलेस ग्रोथ। समझे? चलते बनाएंगे। तो आपको मैंने क्या क्या बता दिया? डिप्रेशन, रिकवरी, रिसेशन, बूम, देन आफ्टर ग्रोथ रिसेशन। क्लियर? अब हम समझते हैं लास्ट टर्मिनोलॉजी, डबल डिप रिसेशन। क्या है डबल डिप रिसेशन? क्या होता है? डबल से क्या है? दो। हिंदी में लिख देता हूं, दो में लिख देता हूं हिंदी में। डबल माने दो। अब डबल कैसे? आप ग्राफ के समझिए। देखो क्या हुआ, इकोनॉमी यहां से बढ़ी, देन आफ्टर फिर रिड्यूस हुई, फिर बढ़ी इकोनॉमी, फिर स्टेट चली, फिर बढ़ी, फिर रिड्यूस, फिर अगेन रिड्यूस हो गई। क्या है? डबल। समझे मेरी बात को? डबल क्या कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, फिर रिसेशन आ गया, फिर ग्रोथ हुई, फिर रिसेशन आ गया, तो ऐसे साइकिल में चलते जाती है। दैट इज कॉल्ड अ डबल डिप्रिसिएशन। क्या है? समझिए, 2 consecutive quarter of falling GDP is defined as economies. Clear? The double depreciation refer to recession followed by short-lived recovery. We can say followed by another recession. क्या है? मैंने क्या बोला? मानिए किसी भी कंट्री में रिसेशन है, किसी भी कंट्री में, जैसे श्रीलंका में रिसेशन है। मानिए श्रीलंका ने कई सारा एफर्ट लगाया और अपनी इकोनॉमी को कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए रिसेशन से बाहर निकाल लिया, बट अगेन फिर से रिसेशन आ गया। तो क्या ये डबल डिप्रिसिएशन? मतलब कंसेक्यूटिवली चलते जाए, ये थोड़ी रिकवरी फिर रिसेशन, थोड़ी रिकवरी फिर रिसेशन, थोड़ी रिकवरी फिर रिसेशन। दैट इज कॉल्ड अ डबल डिप्रिसिएशन, फॉलोड बाय डबल डिप्रिसिएशन, फॉलोड बाय दैट पर्टिकुलर रिसेशन, देन फॉलोड बाय शॉर्ट लिव्ड ग्रोथ, फॉलोड बाय डबल डिप्रिसिएशन। समझ रहे हो मेरी बात को? ये है, ये पूरा मामला है डबल डिप्रिसिएशन का। तो आप पूरी टर्मिनोलॉजी समझ गए होंगे और उनके सारे फीचर भी समझ गए होंगे कि क्या क्या डिफरेंस है। रिसेशन, डिप्रेशन, बूम, इकोनॉमिक ग्रोथ, वी कैन से डबल डिप्रिसिएशन, ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। सारे फीचर याद रखना, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप हमेशा दो तो याद रखना। क्या? एक डिप्रेशन और एक रिसेशन। क्योंकि क्या है कि कई सारे बच्चे रिसेशन और डिप्रेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर? क्लियर? तो इसी के साथ ये 8th लेक्चर भी यही कंप्लीट होता है। मेरा टारगेट ये है कि पूरी इकोनॉमी आपको लेक्चर बाय लेक्चर कंप्लीट करना, जिसमें आपके 25 to 35 लेक्चर आने वाले हैं, जिसमें आपको पूरी इकोनॉमी, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। और मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ 9th लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।